दोस्तों, किसी भी देश का संविधान तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक वह संविधान अपने देश के समस्त नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देने और उनकी रक्षा करने का वादा नहीं कर देता। भारतीय संविधान दोस्तों आज तक मजबूती से अपने नागरिकों के साथ उनके मौलिक अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे, इसके लिए मजबूती से खड़ा है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, विचारों की विविधता हो सकती है, परंतु फिर भी जब भी बात मौलिक अधिकारों की आती है तो चाहे सरकार के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े, मौलिक अधिकारों के लिए फैसला हमेशा जनता के पक्ष में ही आता है। सरकार चाहकर भी किसी भी ऐसे अपने कृत्य से जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर वो करते भी हैं तो जनता के पास ये रास्ता है कि वो कोर्ट में जाएं और उसके विरुद्ध न्यायालय से अपील करें, और न्यायालय 99% मैं तो कहूंगा 100% जो है, अगर आपके मौलिक अधिकार का वास्तव में वायलेशन हुआ है तो आपके पक्ष में ही फैसला देगा। पर दोस्तों, समस्या यहां पर छोटी सी ये है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तब आपके पास क्या मौलिक अधिकार होते हैं। आपको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती है। आपको देश के किसी भी हिस्से में रहने, बसने, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ये कौन सा मौलिक अधिकार आपका कहता है। आपको किसी भी प्रकार का छुआछूत या आपको समाज के अंदर असमानता नहीं सहनी होगी। अगर कोई आपके साथ करता है तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये सब बातें दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर इन्हीं मौलिक अधिकारों के ऊपर होगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। मैं सौरभ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि ये मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है ये आया कहां से। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले बातचीत जो हुई ये अमेरिका में हुई। अमेरिकी क्रांति, शायद आपने सुना होगा, अमेरिका को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन से संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए, अमेरिका में रहने वाले जो अधिकांश लोग आज भी हैं, हालांकि अमेरिका में नेटिव लोग भी रहा करते थे, वहां के मूल निवासी भी थे, परंतु यूरोप से जो लोग गए उन्होंने, आप समझिए कि इस पूरे देश पर कब्जा कर लिया और फिर वही वहां के निवासी हो गए। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यहाँ से खूब सारे लोग जो हैं इस नई दुनिया में चले गए थे, अमेरिका में चले गए थे। अब ब्रिटेन है, फ्रांस है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी तो इन्होंने यहाँ के लोगों को भी अपना गुलाम बना लिया। अब क्योंकि यहाँ के लोग जो है ब्रिटेन के और इन सिस्टम को जानते थे, वो जानते थे कि ब्रिटेन के अंदर अपना अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी अपनी कम्युनिटी का, अपने अपने इलाके का रिप्रेजेंटेशन एक सांसद के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जाकर संसद में दिया जाता है। संसद में जब बहस होती है तब वो व्यक्ति अपने अपने लोगों का पक्ष रखता है, उसके बाद कोई फैसला होता है। तो अमेरिका के अंदर कई सारे ऐसे कानून उनकी जनता पर थोपे गए जो कि ब्रिटिश संसद ने अपने ही आपस में अपनी मर्जी से बना लिए थे, है ना। जैसे टी के ऊपर टैक्स लगाया गया, चाय के व्यापार करने के ऊपर अमेरिकी लोगों को रोका गया, खास करके इससे बहुत ज्यादा उनमें विरोध की भावना पनपी। अमेरिकी लोगों ने एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बिना कोई कर नहीं। उनका कहना था कि जब ब्रिटेन की संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो तुम किस आधार पे हमारे ऊपर ये टैक्स लगा देते हो। हम टैक्स नहीं देंगे। एक बड़ी क्रांति हुई, लोग सड़कों पर आए, ब्रिटेन से बाकायदा सशस्त्र जंग हुई। बात समझ रहे, मतलब हथियार लेके उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, परंतु 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन के प्रभुत्व से आजाद हो गया। और उसी के बाद अमेरिका ने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया, यानी कि एक स्वतंत्रता का अधिकार पत्र बनाया, जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात कही। यहीं से मौलिक अधिकारों का दोस्तों कंसेप्ट शुरू होता है। आगे चलकर 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर क्रांति होती है। फ्रांस के राजा लुई द 16 और उसकी रानी मैरी के खिलाफ जनता सड़कों पर आ जाती है और सत्ता छोड़नी पड़ती है लुई द 16 को। इसके बाद जो नई एक गवर्नमेंट बनती है, जनता के सहयोग से जो गणतंत्र बनता है, तो वो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इस नारे को आगे बढ़ाती है और सभी लोगों को इक्वल, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, वो मजदूर हो, चाहे एलिट हो, चाहे किसी भी क्लास से हो, आप सभी के अधिकार बराबरी के रहेंगे। तो देखिए, ये जो मौलिक अधिकारों का एक कंसेप्ट है, जो ये आपके अमेरिका और ये यूरोप या फ्रांस से आप कह सकते हैं ये एडॉप्ट किया गया। भारत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले हमारे यहाँ पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र के अंदर क्लियरली आप कह सकते हैं कि समाज में वर्गों का बंटवारा था कि भाई ये एक किसान वर्ग है, ये एक
सामंत वर्ग है, ये शासकीय वर्ग है, ये आपका जो आप कह सकते हैं धार्मिक वर्ग है, पंडित मौलवी वगैरह जो भी है। तो और हर वर्ग के अपने कुछ ना कुछ सामाजिक रीति रिवाज, लिमिटेशन और उनके कुछ अधिकार उनको प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में देखिए भारत में ये स्थिति लगातार बदलती भी रहती थी क्योंकि शासक बदल जाता था, है ना। कभी दिल्ली सल्तनत है तो कभी मुगल राजवंश है, कभी छोटे छोटे जो है राजपूत वंश है ना। पर लास्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, और ब्रिटिश तो जो है वो सभी लिखित कानूनों के अंदर बात करते थे। तो ब्रिटिशर्स की आप ये आदत अगर देखेंगे तो उन्होंने भारत के अंदर सामाजिक सुधार करने के लिए कई सारे कानून बनाए। जैसे सती प्रथा को उन्होंने रोका, विधवा विवाह के लिए उन्होंने बकायदा एक्ट बनाए, है ना। बच्चों की आयु क्या होगी उसके लिए विवाह के समय क्या आयु होगी उसके लिए शारदा एक्ट बनाया। कई सारे उन्होंने काम किए। और अंग्रेज क्योंकि सारा काम ये लिख लिख के करते थे, बकायदा एक एक्ट लेके आते थे, ऑर्डिनेंस लेके आते थे, कानून बना के लाते थे, तो भारत के अंदर भी ये कानून बनाने की जो प्रथा है वो डेवलप हुई। और आगे चलकर जब हमारी आजादी बिल्कुल हमारे नजदीक आ गई 1946 में, तब हमें ये एक प्रस्ताव दिया गया कि आप सबसे पहले अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। हम उस समय क्योंकि गुलाम थे, परंतु हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ऐसे बहुत थे जिन्होंने पश्चिम के अंदर शिक्षा प्राप्त करी थी। आप कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को देखें तो अधिकांशतः वो बैरिस्टर या वकील हुआ करते थे। गांधी जी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, सब बड़े बड़े वकील थे। तो इस समय इन बड़े जो भी लोग थे ये इन्होंने विश्व के प्रत्येक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, समझा, और वहां से जो जो भी चीजें जो हैं अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्होंने अपने संविधान में डाल ली। तो मौलिक अधिकार भी डालने जरूरी थे। तो हमने हमारे संविधान में जो ये मौलिक अधिकार लिए हैं ये कहां से इंस्पायर्ड होके लिए हैं? अमेरिका से इंस्पायर्ड होके लिए। और मैंने कारण अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो आपका संविधान आपके देश के प्रत्येक नागरिक को प्रॉमिस करता है कि तुम्हारा ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इसी को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ऐसा अधिकार है जिसमें अगर कोर्ट में अगर मामला जाता है तो कोर्ट हमेशा आपके फेवर में फैसला देगा अगर वास्तव में आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं क्योंकि सरकार के अगेंस्ट जाके ये आपके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। भारतीय संविधान में अगर मैं आपको बताऊं तो मौलिक अधिकारों को जो उल्लेख है वो कहां से कहां तक है, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें? भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल कौन से कौन सा? 12 to 35। ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। बात समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। आप देखिए कि भारत संविधान आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराता है। देखिए वर्तमान में आज की तारीख में बात करूं तो हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था तब 7 थे, परंतु वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को हमने बाद में हटा दिया, वो संपत्ति का अधिकार था। कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है। हालांकि संपत्ति के अधिकार के लिए आज भी हमारे पास कानून है, परंतु वो हमारा एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है, है ना। क्यों नहीं है इसकी चर्चा भी मैं करता हूं। फिलहाल आप देखें कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो आप देखिए हमारे पास समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, सभी व्यक्ति संविधान के समक्ष समान होंगे। हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिलती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमसे जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता, बिना वेतन के काम नहीं करा सकता, बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकता, कई सारे अधिकार इसमें। हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी पूरी इजाजत होगी, आपको किसी अन्य धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपके पास शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, यानी कि आप किसी भी पंथ, अल्पसंख्यक समुदाय या जाति से आते हैं, आपको अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का पूरा अधिकार होगा और सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। प्लस
आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अरे भाई, अगर इन सब अधिकारों के अगेंस्ट अगर काम होता है तो आप किसकी शरण लेंगे, तब आप क्या करेंगे, वो लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो आइए हम बारी बारी से इनकी बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारा पहला अधिकार, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18। बात समझ रहे? पर्टिकुलर हमने हर अधिकार के लिए एक आर्टिकल बनाया है ताकि अगर कोर्ट में मामला जाए तो हम इस आर्टिकल की दलील दे सकें कि देखिए फला फला अनुच्छेद जो है मुझे इस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखिए 12 और 13। अब यहाँ पे 12 और 13 तो लिखा नहीं है, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार जो शुरू होते हैं वो अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 पे खत्म होते हैं। तो यहाँ पे तो मौलिक अधिकार 14 से शुरू हो रहा है, तो 12 और 13 कहां गए? देखिए अनुच्छेद 12 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब कभी भी आगे आने वाले अनुच्छेदों में राज्य शब्द का प्रयोग होगा कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए, तो यहां पे राज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग भारत देश के लिए किया गया है, कि जब भी राज्य शब्द यहां लिखा जाएगा, द स्टेट विल बी मीनिंग द कंट्री इंडिया। यहां पर राज्य शब्द कभी भी आए और मैं भी आगे अगर राज्य शब्द कभी बोलूं तो आप इसे भारत देश समझें। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कानून न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 पहले ही कह देता है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर कोर्ट जो है मौलिक इस ऐसे कानून का रद्द कर सकती है, हटा सकती है। ओके, इसके बाद 14वां आर्टिकल आता है और जिसमें समानता का अधिकार हमारा शुरू हो जाता है। तो देखो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय या आपकी आय कुछ भी है, गरीब हो, अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर होगा और कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। देखो दो अलग अलग बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल लॉ फॉर एवरीबॉडी, दोनों अलग अलग चीजें। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से आए हैं, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। और विधि का समान संरक्षण, आप कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो लीगल फीस अफोर्ड कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, चाहे उसको अपने अधिकारों के बारे में पता है या नहीं पता है, फिर भी तो न्यायालय की शरण में आ गए तो न्यायालय आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा किसी संपन्न व्यक्ति के साथ करता। दोनों अलग अलग चीजें। तो विधि का समान संरक्षण है ना, या कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आप के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी भी प्रकार के सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक आधार का मतलब यहां पे अगर मैं सही से बताऊं तो जाति, धर्म और लिंग है। आप किसी भी जाति या धर्म से आप संबंध रखते हो, आपको किसी भी सार्वजनिक स्थान, हाँ निजी नहीं, सार्वजनिक पार्क, कुएं, तालाब, इनके उपयोग से नहीं रोका जाएगा। पहले हुआ करता था कि कोई पर्टिकुलर जातियां हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं, दलित जातियां हैं, इनके लिए अलग से तालाब होते थे या अलग से ही नल होते थे, है ना। कई बार इनको कई सारे ऐसे मंदिर के सामने से कोई सड़क जा रही है तो वहां से जाने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं भारत के अंदर। कई सारे जातियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, हुआ है ऐसा, हम इसको नकार नहीं सकते, ये फैक्ट है। बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली अब हमारा संविधान इस बात की व्यवस्था करता है
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि यह अनुच्छेद 15 था। आर्टिकल 15(1) इसका एक सब आर्टिकल है। वो कहता है कि राज्य यदि चाहे तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता। लिंग का आधार क्या हुआ कि आपने कहीं पर देखा होगा कि जैसे अपन कोई बस या ट्रेन में, बस में जाते हैं जनरली, तो कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती है। आप मेट्रो में जाते हैं तो पूरा पूरा कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। अभी तो आपने कहा सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा, फिर आपने ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया। इसी में लिखा हुआ है कि राज्य यदि चाहे तो बच्चों के लिए, और अब हम उनको दिव्यांग कहते हैं, तो बच्चों के लिए और दिव्यांगों के लिए राज्य यदि चाहे तो अलग से प्रावधान कर सकता है। बात समझ रहे? तो आप ये सार्वजनिक स्थानों पर जो ये डिसेबल लोगों के लिए या बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए आप जो विशेष सुविधाएं देखते हैं, तो ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, उल्टा ये इस वीकर सेक्शन के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में, है ना, इसमें सरकारी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र भी आते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं ना, जैसे गेल, भेल, एनटीपीसी वगैरह, है ना, निजी क्षेत्र यहां पे शामिल नहीं है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी नौकरियां हैं, उस नौकरी में अप्लाई करने के लिए, भागीदारी करने के लिए सभी व्यक्ति समान रूप से आमंत्रित रहेंगे। उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हैं, क्या ये भी आपका लिंग है, आप कोई भी सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। परंतु अब यहां पे भी सब आर्टिकल है। 16(1) कहता है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। यही आर्टिकल जो है ये आरक्षण का आधार है। आपने देखा होगा SC ST को जो आरक्षण मिलता है, महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व रखी जाती है, दिव्यांगों के लिए जो सीटें रिजर्व रखी जाती है ना, तो अब यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अभी हमने क्या कहा, सभी को समान मौका मिलेगा, परंतु आपको पता ही है कि इस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं इनकी कट ऑफ ऊपर नीचे रहती है ना, तो यहाँ पे समानता तो नहीं हुई, परंतु ये आपके मौलिक अधिकार का अगेन उल्लंघन नहीं है, ये इस वर्ग के लिए एक व्यवस्था की गई। इसमें एक आर्टिकल और है 16 वाले में ही, जिसमें वो बोलता है कि राज्य यदि चाहे तो भूमिपुत्र की अवधारणा पर भेदभाव कर सकता है। सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल का अर्थ है कि आप जिस स्थान पर पैदा हुए हैं वहां पर जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उन पर पहला हक आपका है, पहला हक आपका है। इस वजह से आप सबसे पहले आगे आइए, अगर आप नहीं आते हैं तो दूसरे लोगों को हम अलाउ कर देंगे। कई सारे जैसे राज्य सरकारों की जो भर्तियां होती, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी जो है, उनका इन सरकारी नौकरियों में कोटा होता है ना, या मेरे को उल्टा कहना चाहिए, बाहर से जो व्यक्ति वहां जाते हैं उनका कोटा होता है ना। तो ये सन ऑफ सॉइल की अवधारणा है। राज्य यदि चाहे तो इस पर भेदभाव कर सकता है, इसलिए आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए कोई कोटा फिक्स कर दे तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस यहां पर है। अगला आप देखोगे तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार के छुआछूत पर रोक लगाता है। इसी के अंतर्गत किसी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना अपराध है। बात समझ रहे? आप जाति सूचक शब्दों से अपमानित नहीं कर सकते, आप उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 17 उसको मौलिक अधिकार देता है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप रिपोर्ट करिए, पुलिस में जाइए, आपके मौलिक अधिकार की जरूर रक्षा होगी। अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत उपाधियों पर रोक लगाएगी। आपने देखा होगा पहले शुरुआत में श्री श्री महाराजाधिराज, राजा, निजाम, नवाब, राय बहादुर, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, है ना, हिज हाइनेस वगैरह। ऐसी उपाधियों का वर्तमान में किसी भी दस्तावेजों में, सरकारी दस्तावेजों में प्रचलन नहीं होगा। अब वो चीजें नहीं है, सभी व्यक्ति यहाँ पर बराबर हैं, क्योंकि ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ पर अगर नेता भी चुना जाता है तो वो जनता का सेवक है, वो जनता का शासक नहीं है। तो अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों आपने देखे 14 से 18 के आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप एक बार फिर से
एक सरसरी नजर डाल दीजिए। अनुच्छेद 14 आपको सभी व्यक्तियों को बराबरी, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 आपको सार्वजनिक स्थानों पर बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आपको समानता या बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले छुआछूत पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों या विभिन्न प्रकार के जो टाइटल दिए जाते थे उनको रोकता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों हमारा समानता का अधिकार है। आई होप आपको ये चीज समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज हमें पढ़नी है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब देखिए, जिंदगी में हमें बहुत तरह की स्वतंत्रताएं चाहिए, भाई तरह तरह की स्वतंत्रताएं चाहिए, है ना। तो हमारा संविधान हमें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रोवाइड कराता है, ये अनुच्छेद 19 से 22 में हमने लिखा है। इसमें खास करके अनुच्छेद 19 जो है, आर्टिकल 19, बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। देखिए, अनुच्छेद 19 का जो पहला पार्ट है, आर्टिकल 19(1), है ना, इसमें 19(2), 19(3) ऐसे भी है। तो आर्टिकल 19(1) हमें आज की तारीख में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जो कि हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। कौन कौन सी है? आर्टिकल 19(1) में पहली स्वतंत्रता जो लिखी हुई है वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस। आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी, चाहे वो विचार किसी को डिस्प्लीज ही क्यों ना करते हो, चाहे वो किसी के विरोध में ही क्यों ना लिखे गए, आपको चाहे किसी की आलोचना ही क्यों ना करनी हो, ये अधिकार आपको रहेगा। ये जो मीडिया की स्वतंत्रता है ना, मीडिया, अखबार, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कुछ भी जिनको दबाया नहीं जा सकता, उनको ये अधिकार यही वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही देती है। अभी पिछले कुछ वर्षों में बड़ा मुद्दा चला है, चाहे वो जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधी नारों का हो वगैरह, उसमें बार बार यही बात की जाती थी कि हमें हमारे विचार प्रकट करने का अधिकार है। हालांकि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आप यहां देख रहे होंगे ये अनुच्छेद 19(1) लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 19(2) भी है। अनुच्छेद 19(2) ये कहता है कि आपके द्वारा ये जो स्वतंत्रताएं जिनका उपयोग किया जाता है, अगर आपका ऐसा कोई काम जो देश की एकता, अखंडता या देश की जो हार्मनी है इसको बिगाड़ने वाला हुआ, जिसमें आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, अखंडता का मतलब यही, जिसमें आप देश का माहौल खराब करने की, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप इस देश को तोड़ने की बातें नहीं कर सकते। इसी आर्टिकल के आधार पर जेएनयू के अंदर आपने देखा होगा कई सारे जो छात्र वगैरह थे उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए और इनके ऊपर ऐसा सेडिशन यानी कि राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कराया गया और केस आज तक चल रहे हैं। तो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, परंतु देश के खिलाफ नहीं। आप व्यक्ति के खिलाफ जाए ना, मना नहीं है, आप देश के खिलाफ क्यों जाते हैं? आप देश को तोड़ने की बात क्यों करते हैं? ये इजाजत आपको संविधान नहीं देता है। भाई, अगर आप अपनी जिंदगी जीने के लिए भारत में संविधान की आड़ लेते हैं तो फिर पूरी लीजिए। आप सिर्फ एक आर्टिकल की आड़ क्यों लेते हैं? आप अगले को भी आप फॉलो करिए, तब तो बात है। एक तरफा तो चीजें हो नहीं पाएंगी। चलो, दूसरी चीज देखो, यहां पे है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। आप कभी भी देखेंगे तो जुलूस वगैरह जो निकाले जाते हैं, है ना, कई बार ये मार्च निकाले जाते हैं, मोर्चा निकाला जाता है, तो शांतिपूर्वक मोर्चा आप निकाल सकते हैं, परंतु आपको ये तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, इसकी स्वतंत्रता नहीं होती। और ना ही जब आप बकायदा जब इजाजत ली जाती है कलेक्टर से, डीएम से, तो बकायदा ये कहा जाता है कि सब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम इसको वायलेंट नहीं होने देंगे। एक और आपको स्वतंत्रता दी जाती है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप अपनी इच्छा से कैसी भी पार्टी बना सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो सकती है, चाहे तो वो आपकी कोई किसी आपस में कोई मोहल्ले की विकास समिति हो सकती है, आपके दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, आप उसको कुछ नाम दे सकते हैं, स्वतंत्रता है, आपको मना नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारत का राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं,
वहां पर आने जाने में आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव में आ जा सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, जिले, गांव, राज्य में अपनी मर्जी से अपना घर बना के रह सकते हैं। आपको वहां से भगाया हटाया नहीं जा सकता अगर आप कानून के रास्ते जमीन खरीद के अपना घर बना के वहां रहते हैं तो। हालांकि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था धारा 370 के अंतर्गत। अभी ऐसा जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, पर बाकी जगहों पर अभी भी ऐसा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज भी जाने के लिए आपको पास लेना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दी गई है। अगर किसी राज्य में ऐसा नहीं है तो बकायदा आपको वहां पे आने जाने में, रहने बसने में, अपना व्यापार शुरू करने में कोई रोकेगा नहीं। एक और स्वतंत्रता आप यहां देख रहे होंगे कि आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर किसी भी प्रकार का व्यापार करने की छूट होगी, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखी गई हैं। यहां पर एक 7वीं स्वतंत्रता भी थी जो यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) च के रूप में थी, है ना। उसे अभी हटा दिया गया है। वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कितनी भी संपत्ति को संग्रहित करके रख सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बाद में जाकर क्या है कि कई सारे ऐसे समस्या आने लगी, जैसे बहुत बड़ी जमीन के मालिक कुछ पर्टिकुलर लोग ही हुआ करते थे, तो ये ठीक नहीं था। तो क्योंकि अब वो मौलिक अधिकार उनका आड़े आ जाता था तो बार बार दिक्कत आती थी अदालत को भी। तो फिर एक संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ये संपत्ति का अधिकार एक तो यहां से हटाया गया 19(1) च से, और एक अनुच्छेद 31 और था जिसमें संपत्ति का अधिकार पूरा विस्तार से लिखा हुआ था, उसको भी हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब वर्तमान में हमारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार तो नहीं है, पर एक कानूनी अधिकार जरूर है। आज भी कानूनी रूप से आप जो संपत्ति की उगाई करते हो, कमाते हो, जेवरात इकट्ठे करते हो, जमीन खरीदते हो, प्लॉट खरीद सकते हो, ऐसे कोई आपसे ले नहीं सकता। कानून अभी भी आपकी रक्षा करता है, पर मौलिक अधिकार के रूप में आपकी रक्षा नहीं करता है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 19, बड़ा था काफी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तो आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पर्सनली मुझे अनुच्छेद 20 बड़ा अच्छा लगता है ना। कई बार आपको ऐसी दिक्कतें आती होंगी, कहीं बाहर गए हैं तो पुलिस वगैरह से कभी डर लगता है, आपको हमेशा ये लगता है कि क्या मैं जो ये कर रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। हम सिर्फ पुलिस आते ही बस घबरा जाते हैं, बात समझ रहे हैं। तो आपको जब पुलिस जो है किसी भी प्रकार से गिरफ्तार कर लेती है ना, या फिर आपको कोई अभियुक्त बना देती है, भाई आप अपराधी तो कोर्ट से साबित होते हो, पहले आप आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, अभी साबित नहीं हुए। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आपके को कानूनी रूप से आपके पास क्या मौलिक अधिकार होंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है, जब आपको तब तक आरोपी घोषित नहीं कर, आपको अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक अदालत में अपराध साबित नहीं हो जाता। जब तक अदालत में अपराध साबित नहीं हुआ है तब तक आप आरोपी हैं, आप पर आरोप लगा है, सच्चा झूठा अभी डिसाइड नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको जिस समय गिरफ्तार किया गया है, आपके ऊपर उस समय के कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। जैसे होता था पहले कि कोई चोरी कर रहा है, इसके हाथ काट दो। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। अभी कानून है कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट अपना फैसला करेगा, कार्रवाई चलेगी। तो आपको जिस समय, जैसे एक नया एक्ट आया था पॉस्को एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ ये बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो जाता था उसके लिए एक नया एक्ट बनाया था, है ना। उसमें कई सारी नई चेंजेस हुए थे। जनरली हम यौन शोषण में सिर्फ मतलब लड़कियों को शामिल करते थे, पर पॉस्को में जेंडर डिफाइंड नहीं है, उसमें सिर्फ बच्चा है। 16 साल से कम आयु के लड़के और लड़की दोनों के साथ अगर आप किसी प्रकार का यौन शोषण करते हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो पॉस्को एक्ट पहले तो नहीं था, 2012 के बाद आया। तो उससे पहले अगर किसी ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया है तो उस पर अलग कानून से कार्रवाई हो रही है, और किसी को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया है तो उसके ऊपर अलग कानून से कार्रवाई हो रही है।
तो आपको जिस समय गिरफ्तार किया गया है उस समय का कानून क्या कहता है, बहुत जरूरी है। एक और इसमें बात होती है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आपका कोई क्राइम है ना, अगर आपने उसकी सजा काट ली तो अब आप फ्री हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चोरी के मामले में 5 साल की सजा काट ली, अब फिर से आपको फिर उसी क्राइम के लिए वापस सजा दी जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कभी पुलिस आपसे जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करा ले, है ना, या फिर ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट भी जो होता है ये भी इसके अगेंस्ट है। हालांकि इसमें एक व्यवस्था दी हुई है कि अगर पुलिस या सीबीआई किसी व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट करना चाहती है तो वो पहले कोर्ट से अनुमति लेवे, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो देखो आर्टिकल 20 आपको 3 प्रकार के अधिकार देता है। क्या? किसी भी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया गया है उसको सजा या उसके ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा उसी समय के कानून के अनुसार चलाया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती और किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 20। भारत में अगर आपातकाल भी लागू हो जाए ना, जैसे वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, जब कोई देश अपने यहाँ पे हमला कर दे वगैरह, तो भी अपना ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, ये एक्टिव रहता है। बाकी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। अगला देखो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है यार, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पर मैं इसको एक लाइन में समझाऊं आपको। अनुच्छेद 21 आपको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। सम्मान पूर्वक जीने का मतलब टू लिव विथ डिग्निटी। आपको अपनी गरिमा के साथ कभी समझौता नहीं करना। अब इसका एक उल्टा भी है, आपको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है ना। इसलिए आत्महत्या एक क्राइम है, बकायदा उसके लिए सजा होती है। अब कुछ में इसमें स्वतंत्रताएं जो लिखी हुई है मैं बताता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, पर्यावरण को संरक्षित करने का, त्वरित विचरण का, देश से बाहर जाने का, कामकाजी महिलाओं को यौन शोषण से बचने का, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता, पैसे नहीं है तो सरकार व्यवस्था करेगी कि आपको कानूनी सहायता मिले। ऐसी और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, ये सब आपके मौलिक अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। साफ पानी, बिजली, है ना, ये राशन, घर, ये आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। अगर कोई आपको कहीं पर ये मिल नहीं रहा है या आप इन चीजों से वंचित हो रहे हैं तो बकायदा आप सरकार की शरण में जाएं। सरकार ऐसी कई सारी योजनाएं चलाती है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, राशन, इन सब की व्यवस्था की जाती है। आर्टिकल 21 आपके देश से बाहर जाने की, आपको बिना किसी वजह के देश से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं भाई? जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, आपको देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, तो देश से बाहर, आपको देश से बाहर जाने की भी स्वतंत्रता है। अगर आपके पास पासपोर्ट, वीजा वगैरह सब है तो आपको कोई बाहर जाने से रोक नहीं सकता, सरकार आपको डिले नहीं कर सकती। यह अनुच्छेद 21 इस बात की व्यवस्था करता। चलिए नेक्स्ट देखो आप अनुच्छेद 22। अगर किसी व्यक्ति को जब ऑन द स्पॉट जब गिरफ्तार किया जाता है तब उसके क्या अधिकार होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार पुलिस कर रही है उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा कि मुझे आपने क्यों गिरफ्तार किया, पहले मुझे बताओ, आप मुझे वारंट बताओ, है ना। कई बार पुलिस पकड़ के ले जाती है तो एक बार तो जाना पड़ता है, कई बार शांति भंग में हो जाता है, कई बार ऐसा होता है शांति भंग में धारा 151 में गिरफ्तार कर लेते, पुलिस जीप में डाल के ले जाती है ना। पर वो आपको बिना आपके किसी क्राइम के लॉकअप में डाल के, जेल में डाल के नहीं रख सकते। आपको पूछना पड़ेगा आप किस क्राइम में मेरे को आप यहां लेके आए हो, है ना। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना आपको जबरदस्ती लॉकअप में, जेल में नहीं रखा जा सकता। महिलाओं को महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, यह भी इधर आता है। महिलाओं को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह भी यही आता है। प्लस आपको
अपने आप को डिफेंड करने के लिए वकील बुलाने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी न्यायिक सहायता मिलने का अधिकार होगा। हालांकि इसमें कुछ बाई क्लॉज भी हैं, कुछ सब क्लॉज भी हैं जो ये बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, पहले एक पोटा होता था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऐसा होता था, मकोका है, गुजकोका है, ये आतंकवाद के विरुद्ध है ना, ये कानून बनाए गए हैं। अगर ऐसे किसी एक्ट में आपकी गिरफ्तारी होती है ना, तो फिर ये अधिकार निलंबित हो सकते हैं, है ना। अदरवाइज इसके कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबित होते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल अगर आपको गिरफ्तारी वगैरह हुई है तो आपके पास ये जो सारे राइट्स हैं वो सुरक्षित आपके रहेंगे किसी भी हालत। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा आर्टिकल 22 हुआ। तो दोस्तों 19 से 22 आपने देखे, ये कौन से अधिकार थे, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, ऐसे कैसे आप देखो, अगला जो 23 और 24वां हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बेगार नहीं ले सकता। बेगार क्या होती है, बिना वेतन के किसी व्यक्ति से काम करवाना। ऐसा पहले बहुत होता था, पुश्तें निकल जाती थी पर उस व्यक्ति की जो किसी परिवार या सामंत वगैरह के प्रति है वो चाकरी खत्म ही नहीं होती, है ना। तो ये बेगार प्रथा का अब अंत किया गया है। बिना मेहनताने के अगर आपसे कोई भी काम करवाया जाता है तो ये बेगार है। आपको सिर्फ कपड़े लत्ते दे के, भोजन करा के, 1-2 समय का भोजन करा के अगर रवाना कर दिया जाता है, ये भी बेगार है, गलत। कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24, आप बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते। खतरनाक काम का मतलब क्या है, आप उनसे इसमें पटाखे की फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते, आप उनको ये बिजली के जो ये होते हैं वहां पे आप काम नहीं करवा सकते, है ना। बिजली के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे आप काम नहीं करवा सकते। शराब से संबंधित आप इनसे कोई काम नहीं करवा सकते, अल्कोहल इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी खतरनाक काम आप इन लोगों से नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 24 है। तो मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए शोषण के विरुद्ध, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, आप इनको इस तरह से नहीं कर सकते। कारखानों आदि के अंदर जो है आप बच्चों से, ये लोहे के इस्पात के कारखाने नहीं होते जहाँ बड़े बड़े स्मेल्टर प्लांट वगैरह लगे हैं, बॉयलर लगे हैं, वहां पे आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। बच्चों का मौलिक अधिकार है, अगर कोई ऐसा करवा रहा है उनसे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जेल जाएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो भारत को भारत बनाता है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। विश्व के कई देश अपने आप को किसी एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया, कई सारे ऐसे देश हैं। कैथोलिक भी हैं, मतलब ये ईसाइयत पे भी हैं, है ना। यहूदी देश है इजराइल, ऐसे भी हैं। पर भारत अपने आप पर किसी भी एक धर्म के होने का ठप्पा नहीं लगाता। आप देखें तो जैन, बौद्ध और सिख जैसे धर्म जो है इनका ओरिजिन ही भारत नहीं है क्या। हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो खैर वैसे बहुत पुराना ही है। इस्लाम भी चाहे अरब के रेगिस्तानों से भारत पहुंचा, पर वो भारत में इतना रच बस गया कि लगता है अब पूरे विश्व में आप देखेंगे मुस्लिम्स की सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहां मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म की, पंथ की विविधता है, जिसको बचाना बहुत जरूरी, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है 25 से 28। आर्टिकल 25 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। राज्य कभी भी आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपको बाध्य नहीं करेगा। आपकी मर्जी है, आप वो स्वतंत्र, आप वो जो है धर्म को माने, आपको हम कभी मना नहीं करेंगे। राज्य, स्टेट कभी भी आपका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कहता है आपका कोई भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, वहां पे जो भी चढ़ावा आता है, पैसा आता है, कोई भक्त कोई अपनी इच्छा अनुसार वहां पे कोई दान देता है, अब इस पैसे का आप लोग क्या करेंगे ये आपकी इच्छा है। सरकार कभी भी आपके इन पैसों में
लेन देन की झाक वगैरह मतलब कुछ नहीं करेगी। आपको अपने अपने जो मंदिर हैं, अपने मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, इनके मैनेजमेंट का अधिकार होगा। हाँ, सरकार इसमें आपकी मदद जरूर कर सकती है पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा कई मंदिरों की प्रबंधक कमेटी होती है, गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो डिसीजन लेते हैं, अपने त्योहार आयोजित करते हैं वगैरह वगैरह, निर्माण कार्य करते हैं, खूब चीजें होती है। अनुच्छेद 27 कहता है कि आपको किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? जैसे मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत काल में आपने कर का नाम सुना होगा, जजिया कर। जजिया कर क्या था कि अगर आपको अपने खुद के धर्म का पालन करना है तो आपको राज्य को टैक्स देना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बौद्ध हैं, जैन हैं, तो आप सल्तनत को टैक्स दीजिए क्योंकि आप मुस्लिम नहीं है। दिल्ली सल्तनत में ऐसा होता था। इससे क्या है, जो गरीब और कमजोर तबका है, क्योंकि वो बार बार टैक्स नहीं दे सकता था, तो उसको क्या ऑप्शन देते थे, ठीक है तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, आप टैक्स से बच जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, आप एक टैक्स लगा के विशेष धर्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा भारत में कभी नहीं होगा। किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी कर आपसे नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी प्रकार के सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा आप समझते हैं ना, धार्मिक किताबें से संबंधित ये जो शिक्षाएं हैं, है ना, वो नहीं दी जाएगी। इसके लिए भी बकायदा हमारा संविधान हमें एक मौलिक अधिकार देता है। आप अगर किसी ऐसी जगह पर जाते भी हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि उस प्रकार की एक विशेष धर्म से संबंधित जो बातें हैं आप उनका उच्चारण करें, आप उनको माने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 बड़े इंपॉर्टेंट है यार। अनुच्छेद 29 और 30 भारत के अंदर उन लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं जो अल्पसंख्यक है। देखो, किसी भी जगह पर देश में हमेशा जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है ना, खतरा रहता है उनको कि यार ये बहुसंख्यक लोग जो हैं ये कभी हमारे को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दे, है ना, बहुत खतरा होता है। तो इन अल्पसंख्यकों को हमारे देश में खतरा ना हो, डर ना लगे, इसके लिए हमने इनके लिए भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था की। हालांकि देखिए, जो अल्पसंख्यक शब्द है, माइनॉरिटी शब्द जो है, ये संविधान के अंदर स्पष्ट नहीं है। माइनॉरिटी की परिभाषा संविधान नहीं देता है। संविधान ये नहीं बताता है कि कौन अल्पसंख्यक होगा, कौन नहीं होगा। माइनॉरिटी कौन है, इस बारे में हमारा संविधान साइलेंट है, मौन है। पर फिर भी अनुच्छेद 29 और 30 हमें हमारी माइनॉरिटीज को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा लैंग्वेज, लिपि स्क्रिप्ट, और अपनी कल्चर को बचाए रखने का अधिकार होगा। आपके कल्चर, जो जैसे मैं आप बताता हूं, जैन धर्म के अंदर एक संथारा लेने की प्रवृत्ति है जो उनके धर्म का भाग है। क्योंकि आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं तो संथारा लेके उसने प्राण त्यागे थे, जैन धर्म को अपना लेता वगैरह। तो जैन धर्म में अगर कोई व्यक्ति संथारा लेके अपने प्राण त्याग देता है तो ये उसके धर्म का उल्लंघन नहीं है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसके धार्मिक आचरण का अधिकार है। वो चाहे तो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि वो उनके अल्पसंख्यक होने का अधिकार है। हिंदू धर्म में समाधि लेने की प्रथा, सती होने की प्रथा थी, ये गैर कानूनी, क्योंकि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो इस बारे में पुष्टि नहीं करता कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों ने इस चीज को अपनाया, करा, तो वो प्रैक्टिस में तो थी, परंतु सही नहीं कही जा सकती कानूनी रूप से। अनुच्छेद 30 ये कहता है अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान होंगे, अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान होंगे वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, वहां पर उनको अपने धर्म को बढ़ाने वगैरह की शिक्षा दी जा सकती है। मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मदरसों के अंदर जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, पर्टिकुलर जो कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका आधार अनुच्छेद 30 है। बात समझ रहे? तो कहने का अब ये मैं और बताता हूं, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक कृपाण धारण करते हैं, है ना, तो सिखों को बकायदा अनुच्छेद 29 जो है
वो इस बात की स्वतंत्रता देता है। अगर आप उनको कृपाण धारण करने से रोकते हैं तो आप उनके इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। बात समझ रहे? ऐसे कैसे अनुच्छेद 30 में अगर चाहे कोई गुरुद्वारे के अंदर धार्मिक शिक्षा है, चर्च के अंदर है, जैनों के कोई ये है, बौद्धों का कोई मठ है ना, मदरसा है, यहां पर जो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धर्म से संबंधित, आप समझते हैं ना, वो शिक्षा देना अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अनुच्छेद 28 बताया था ना, तो उसमें मैंने कहा था कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अगर कोई है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा देना अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये कौन से हुए हमारे अनुच्छेद 29 और 30। अब देखो अपना एक लास्ट आर्टिकल बच गया है अनुच्छेद 32। वैसे 30 के बाद 31 आना चाहिए, है ना, पर अनुच्छेद 31 को मैंने आपको बताया था ना 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसके बाद हटा दिया। अनुच्छेद 31 की जगह अभी भी खाली है ना, यहाँ कुछ नहीं है, वापस कोई नया नहीं, ऐसा नहीं कि नीचे 32वां 31वां हो जाएगा, नहीं, अनुच्छेद 31 की जगह पूरी तरह से खाली है। अपन अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32। मतलब आप समझो अनुच्छेद 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अगर इसको निकाल दे तो संविधान बिल्कुल बेजान हो जाएगा। अनुच्छेद 32 है क्या? अनुच्छेद 32 आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 32 एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट जाना। और अनुच्छेद 32 कोर्ट को इस बात की पावर देता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो आप ये रिट्स, याचिकाएं जारी कर सकते। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट्स जारी करने की शक्ति दी हुई है ना। देखो रिट या याचिका क्या होती है, एक तरीके का आदेश होता है पुलिस प्रशासन को, पुलिस को भी और प्रशासन को भी, कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको हम ये रिट जारी करते हैं, या इस रिट के अंदर कोई आपका मामला आता है कोर्ट के सामने तो बकायदा कोर्ट आपकी मदद करता है। अब देखो ये रिट कौन कौन सी है। पहली रिट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा ढंग से, मैं थोड़ा इसको एनहांस कर लेता हूं, है ना। पहली रिट जो है वो है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसका एक शाब्दिक अर्थ भी है सशरीर उपस्थित करना। हैबियस कार्पस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या हिंदी में, सशरीर उपस्थित करना। अगर आपको कोई जबरदस्ती बंदी बना ले, अपहरण कर ले, है ना, और आप कोर्ट में जाएं और हैबियस कार्पस लगा दें और वो बात साबित हो जाए कि हाँ भाई उसका अपहरण हुआ है, तो फिर कोर्ट पुलिस को निर्देशित करता है कि इस व्यक्ति को जल्दी से ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाए। कई बार ये लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हैबियस कार्पस बहुत आती है कि भाई जबरदस्ती भगाया गया है, फिर कोर्ट हैबियस कार्पस जारी करता है, पुलिस लड़की को लड़के को ढूंढ के लाती है, कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद अगर लड़की कह दे नहीं मैं मेरी मर्जी से गई थी वगैरह वगैरह, वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, अपने फैसले लेने की क्षमता रखती है, तो फिर कोर्ट हैबियस कार्पस खारिज कर देता है। पर कब? पहले उसको पकड़ के लाओ आप। अगर हैबियस कार्पस जारी हो गई है, पुलिस के ऊपर दबाव आ जाता है, ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको लेके आना ही पड़ेगा। इस मामले में फिर डिलाई नहीं हो सकती। एक होता है ना पुलिस के साठगांठ हो जाए कि चले गए वगैरह, आपको कोई बंदी बना ले, आपको आपका कोई अपहरण कर ले, है ना, तो भी पुलिस को आदेश देते हैं कि उसको लेके आओ। कोई आदमी मिसिंग हो जाता है, लंबे समय तक मिला नहीं है ना, तो भी हैबियस कार्पस जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट भी ये पांचों रिट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, हाई कोर्ट भी ये पांचों रिट्स जारी कर सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के लिए ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा हुआ है। ओके, मैंडेमस या परमादेश दूसरी रिट है। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई अधिकारी, कोई संस्था किसी अपने निर्धारित काम को करने से मना कर दे, जो कि जिसके लिए उसको उस पद पे बिठाया गया है, और वो काम कर ही नहीं रहा है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट परमादेश यानी कि मैंडेमस जारी करेगा कि भैया आपको इस पद पे बिठाया गया है इस फला फला काम के लिए, और अगर आप इस काम को नहीं कर रहे हो तो गलत है। हम आदेश देते हैं, मैंडेमस जारी करते हैं कि आप इस पे त्वरित कार्रवाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप,
अगली जो याचिका है वो है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ये दोनों एक जैसी हैं क्योंकि दोनों का ही शाब्दिक अर्थ है रोकना। दोनों का ही शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना, टू स्टॉप। प्रतिषेध का मतलब भी रोकना है और उत्प्रेक्षण का मतलब भी रोकना है, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जारी कब होती है? जब कोई संस्था, व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करे। मतलब तुम्हारी यहां पे जुडिशरी नहीं है, तुम यहां पे काम कर कैसे सकते हो? जनरली क्या होता है कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है ना, ये न्यायिक संस्थाएं जो होती है ना, यानी कि जो न्याय देती, कोर्ट वगैरह जो होते हैं, लोअर कोर्ट होता है, अपर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो खास करके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, कई बार उनकी जुडिक्शन में जो मामला नहीं भी आता है ना, ये उस पर सुनवाई कर लेते हैं, ये उस पर कई बार फैसले भी जारी कर देते हैं। जब हायर कोर्ट में मामला जाता है तब हायर कोर्ट को पता चलता है कि तुमने इसकी सुनवाई करी कैसे, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। जैसे कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो सीधे हाई कोर्ट में लगते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं। कई सारे ऐसे मामले होते हैं कि आपको एक चैनल से जाना पड़ता है कि पहले लोअर कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो देखो, प्रतिषेध कब याचिका जारी होती है? प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही है। प्रतिषेध कब है? कार्यवाही चल रही है। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। मतलब उस कोर्ट में निचले न्यायिक जांच अभी चल रही है और ऊपर वाले कोर्ट को पता चल गया तो ऊपर वाले कोर्ट फटाफट बंद कर और ये जांच हमारे पास ट्रांसफर कर। तो जब ये कार्रवाई चल रही है तब तो कौन सी रिट जारी होती है? प्रतिषेध। और अगर कार्यवाही हो चुकी है, कार्यवाही हो चुकी है यानी कि निचली अदालत ने या न्यायिक संस्था ने फैसला कर दिया है, तो फिर हाई कोर्ट, बड़ा वाला कोर्ट सर्स्योरी यानी कि उत्प्रेक्षण याचिका जारी करता है कि तुमने जो भी कार्रवाई करी है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा ये क्षेत्राधिकारी नहीं था, ये सब खत्म करो और हमारे पास भेजो। तो प्रोहिबिशन एंड सर्स्योरी, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, दोनों का ही शाब्दिक अर्थ रोकना है, पर कंडीशन अलग अलग है। एक तब जारी होगी जब कार्यवाही चल रही है, अभी प्रोसेस ऑनगोइंग है, और दूसरी तब जारी होगी जब कार्यवाही हो चुकी है, जब कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी। क्लियर है? ओके। आखिरी जो हमारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 की जो आर्टिकल बचती है वो है अधिकार प्रच्छा या को वारंट। अगर कोई व्यक्ति इलीगली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर किसी पोस्ट पे बैठ जाए, यानी कि संविधान अलाउ ही नहीं कर रहा है कि इस क्वालिफिकेशन का आदमी इस कुर्सी पे, देखो हर कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती है और वो क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति में नहीं है और उसे उस पद पे बैठा दिया जाए, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हो। को वारंटो का अर्थ होता है किस अधिकार से। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, एबिलिटी इस पोस्ट को धारण करने की है ही नहीं, तो आप किस अधिकार से यहां पे बैठे? बात समझ रहे हो? तो उसके लिए कोर्ट क्या जारी कर सकता है? अधिकार प्रच्छा या को वारंटो को जारी कर सकता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 32, 5 प्रकार की रेट्स। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जनरली जब आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं मौलिक अधिकार तो ये 14 से लेके 32 तक ही पढ़ाए जाते हैं, पर मैंने अभी आपसे कहा था कि 33 ये मतलब 12 से 35 तक है, तो अपन तो 32 तक यहाँ है। 33, 34, 35 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 33 और 34 जो है ना, ये जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो सेना में काम करते हैं या पुलिस में काम करते हैं। इनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे हथियार कैरी करते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो अनुच्छेद 33 तो ये है कि अगर किसी भी प्रकार के ये डिफेंस पर्सन्स जो हैं, इनके लिए अगर कोई अलग से मौलिक अधिकार बनाना है तो उसकी सुविधा संसद कर सकती। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर देश में कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या सैन्य शासन लगता है, मार्शल लॉ लगता है,
ऐसी स्थिति में राज्य के नागरिकों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए संसद कानून बनाएगी, अनुच्छेद 34। और अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार संसद के पास सुरक्षित रहेगा। मौलिक अधिकार में भी छोटे मोटे परिवर्तन हुए भी हैं, अनुच्छेद 31 हटाया ही ना, तो ये कौन करेगा? ये संसद करेगी। हालांकि क्योंकि ये ज्यादा उसमें हमारे आम जनता के प्रैक्टिस में नहीं आते ना, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, 32 तक ही करते हैं। बट फिर भी मैंने आपको ये भी बता दिया। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक अधिकार। मेरा मानना है कि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, है ना। कोई जरूरी नहीं आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको अपनी जानकारी के लिए आपको आपका संविधान क्या अधिकार देता है ये तो पता होना ही चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये लेक्चर समाप्त करना चाहूंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और नई नई चीजें लाने का, तो कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। फिर से एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अभी इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल